हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CUET हिंदी मीडियम चैनल। आज इस वीडियो के माध्यम से डियर स्टूडेंट्स हम वन शॉट करने वाले हैं और वन शॉट एक ऐसे चैप्टर का करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो चैप्टर का नाम स्टूडेंट्स समय न गवाते हुए आपको बता देते हैं। वो चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस पूरे चैप्टर का वन शॉट करेंगे और वन शॉट के माध्यम से बच्चों हम ये प्रयास करेंगे कि इस पूरे चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को अच्छे से डिस्कस किया जाए, उन सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझा जाए और लास्ट में उन सभी टॉपिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो बनेंगे उनको सॉल्व किया जाए। कैसे हैं बच्चों, आप सभी एक बार कमेंट में बता दीजिए। फिर स्टार्ट करते हैं अपने इस शानदार वीडियो को। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों और सबसे पहला टॉपिक आपके स्क्रीन पर रखते हैं। सबसे पहला टॉपिक बच्चों है चुंबकीय फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? आप एक चीज बस ध्यान रखें कि जो चुंबक होता है वो अपने चारों तरफ क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। कोई भी मान लीजिए ये एक चुंबक है, ठीक है, इसका नॉर्थ पोल ये है और साउथ पोल ये है। तो ये चुंबक एक अदृश्य प्रकार की रेखाएं जो हैं वो एक बंद वृत्ताकार मार्ग में जो है वो उत्पन्न करती हैं और जिसकी दिशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। किधर की तरफ? नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। तो इन्हीं को हम कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। तो चुंबक अपने चारों तरफ जो है वो बहुत सारी बल रेखाएं उत्पन्न करता है। इसी तरीके से अगर दो चुंबक के बीच में चुंबकीय बल रेखाएं होंगी तो अगर इन चुंबकीय बल रेखाओं के बीच में अगर हम कोई काल्पनिक पृष्ठ ले लें तो इस पृष्ठ से जितनी बल रेखाएं पास करेंगी उनकी संख्या ही चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। एक बार फिर से समझिए कि अगर एक ये मैग्नेटिक लाइन जा रही है बहुत सारी और इन दो मैग्नेटों के बीच में, दो चुंबकों के बीच में अगर हम एक काल्पनिक पृष्ठ ले लें तो इस काल्पनिक पृष्ठ से जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी उन्हीं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगी। सिंपल। वैद्युत फ्लक्स में आपको वैद्युत बल रेखाएं जितनी गुजरेंगी एक पृष्ठ से तो वो वैद्युत फ्लक्स था। और चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से पृष्ठ के अभिलंबवत यानी पृष्ठ से एकदम 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी उनकी संख्या क्या होगी? उनकी संख्या होगी चुंबकीय फ्लक्स। अब देखिए यहां पे पृष्ठ इस चुंबकीय बल रेखाओं में इस तरीके से रखा है, बिल्कुल बल रेखाओं के लंबवत रखा है। यहां पे अगर इस पृष्ठ को चुंबकीय बल रेखाओं से थीटा कोण पर रख दिया जाए तब हमारा फ्लक्स कितना गुजरेगा। तो दोनों के लिए एक फॉर्मूला बच्चों बताया गया, वो फॉर्मूला मैं आपको यहां पे लिख के बता दे रहा हूं। देखिए फ्लक्स का फॉर्मूला आप याद रखेंगे। जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स, जो चुंबकीय फ्लक्स होता है बच्चों उसको हम फाई से प्रदर्शित करते हैं और फाई बराबर होता है बी इंटू ए। बी इंटू ए, ठीक है। लेकिन जब ये प्लेट और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण क्या हो? थीटा हो, ठीक है। जब यहां पे लिखेंगे जब बी तथा ए के बीच का कोण, ए के बीच का कोण थीटा हो तब क्या होगा बच्चों? तब आपका ये हो जाएगा कि फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये पॉइंट क्या करना है? याद रखना है। ये फॉर्मूला से रिलेटेड कई बार न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में कई बार क्या बहुत बार पूछे जाते हैं। और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है बच्चों, मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। कई बार पूछा जाता है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, ये आपको बताना है। तो जरा इस वाले फॉर्मूला को देखिए और थोड़ा सा दिमाग लगाइए बच्चों कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होगा। जरा लगाइए एक बार। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है और ये क्षेत्रफल सदिश है। बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए फटाफट। तो एक तो बच्चों जनरल मात्रक होता है इसका जो आपको याद रखना है और वो है क्या? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर।
और एक और हो सकता है जो कि इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप क्या निकाल सकते हैं बच्चों, तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर और इनटू मीटर। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे बी का मात्रक क्या होता है बच्चों, बी का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये होता है बी का मात्रक एक। ठीक है, तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अब फाई बराबर बी इंटू ए होता है, तो बी का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर और इंटू ए क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, एक और मात्रक हो सकता है न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। ये जो है वो फ्लक्स का एक और मात्रक आप याद रख सकते हैं। बहरहाल यही ज्यादातर प्रयोग किया जाता है, सो यही अगर आप याद रखते हैं तो काम चल जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने जानकारी के लिए ये बात आपको बता दी। अगर आपको पसंद आई तो इसको याद रखिएगा, नहीं पसंद आई तो कोई बात ही नहीं है। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स समझ आया बच्चों, इतनी बात समझ आ गई है तो एक बार लाइक ठोक दीजिए दबा के, क्योंकि लाइक जितना ज्यादा रहेगा उतना ही मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है बात, कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या हम चुंबकीय फ्लक्स के नाम से उसको जानते हैं। परिभाषा भी 2 लाइन का लिख दिया है मैंने, डायग्राम भी इस तरीके का आपको बना देना है, आराम से सब समझ आ जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये वाला आपको नोट डाउन कर लेना है अच्छे तरीके से, ये फॉर्मूला है। और अगर बी तथा ए यानी कि चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण थीटा हो, तब गुजरने वाले फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, आप चाहें तो इसका विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। ठीक है बात बच्चों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है बच्चों क्या, टॉपिक का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, नाम से यह स्पष्ट है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि विद्युत धारा के बदलाव के कारण इसमें एक चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न हो जाता है। विद्युत धारा या चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण कुछ बड़ा होता है। तो इसी टॉपिक के माध्यम से हम सीखेंगे। तो देखिए पढ़िए इसको, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विद्युत वाहक बल अथवा विद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। होता क्या है बच्चों कि जब कोई कुंडली है, ठीक है, एक कुंडली मान लेते हैं, जब इस कुंडली से होकर बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती हैं, तो होता क्या है, इस कुंडली से जब बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी तो इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और जब भी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और आप सभी जानते हैं कि जब विद्युत वाहक बल की बात होगी तो विद्युत वाहक बल क्या देता है, धारा। तो उसी विद्युत वाहक बल के कारण इस कुंडली में धारा उत्पन्न हो जाती है ना। और इसी घटना को हम कहते हैं क्या, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। समझ आया। एक वैज्ञानिक हुए बच्चों फैराडे नाम के, उस वैज्ञानिक ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेरिमेंट ये था कि एक कुंडली लिया उन्होंने और एक चुंबक लिया, और इस चुंबक में सुई भी था, ठीक है, इस तरीके से। और एक बार क्या किया कि इस कुंडली को चुंबक की तरफ चलाया, तो इन्होंने देखा कि इस कुंडली में विक्षेप हो रहा है। इस कुंडली में क्या हो रहा है, विक्षेप हो रहा है, ठीक है। फिर उन्होंने उल्टा एक चीज किया कि अब इस चुंबक को इस कुंडली की तरफ चलाया, तो भी इसमें विक्षेप हो रहा था। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इन दोनों को एक दूसरे के सापेक्ष गति कराया, तो भी इसमें बहुत ज्यादा जो है वो धारा उत्पन्न हो जा रहा था। तो उन्होंने ये सोचा कि जब किसी कुंडली और चुंबक को आपस में गति कराते हैं, सापेक्ष गति कराते हैं, तो ऐसी स्थिति में इस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और धारा प्रवाहित होने लगती है। और इसी कॉन्सेप्ट से इन्होंने डीपली बातें बताई कि जब किसी चुंबक को इस कुंडली की ओर चलाया जाता है तो चुंबक से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी,
और चुंबकीय बल रेखाएं जब निकलेंगी तो ये इस कुंडली से के एन फेरों से होकर गुजरेंगी, और जब एन फेरों से होकर ये गुजरेंगी तो इनके फ्लक्स में परिवर्तन होगा। इनके फ्लक्स में क्या होगा? इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण ही इस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल ई उत्पन्न हो जाता है, और इसी विद्युत वाहक बल के कारण इस कुंडली में धारा बहने लगती है। तो यही चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया? फैराडे नामक वैज्ञानिक ने दिया। ठीक है बच्चों, इतनी बातें समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अब हम फैराडे के कुछ नियम को समझेंगे, और फैराडे के दो नियम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो पहला नियम है वो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे क्वेश्चंस भी बनते हैं, उसका डेरिवेशन भी होता है, और उसका जो है वो और क्या होता है, उसका न्यूमेरिकल्स भी आते हैं उसके ऊपर। और जो दूसरा नियम है वो बस परिभाषा के लिए है, लेंज का नियम, उसको हम जानते हैं उसके नाम से, तो उसको भी हम देखेंगे। बहरहाल ये चीज़ें समझ आया कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और धारा बहने लगती है। इस घटना को, इस पूरी घटना को क्या कहते हैं? इस पूरी घटना का नाम दे दिया गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण। समझ आया? तो ये 2 लाइन की परिभाषा आप लिख देंगे, ऐसा एक डायग्राम बना देंगे, आराम से आपको नंबर मिल जाएगा। अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण को बताइए या विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसा कि मैंने बताया कि फैराडे ने ये बात बताई, तो फैराडे ने 2 अपना नियम भी दिया। ठीक है, फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी 2 नियम दिया, जिसको हम फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम जानते हैं नाम से। फैराडे का जो प्रथम नियम है वो विद्युत वाहक बल और फ्लक्स परिवर्तन में संबंध प्रदर्शित करता है, और फैराडे का जो दूसरा नियम है बच्चों वो क्या करता है? तो फैराडे का दूसरा नियम लेंज के नियम से हम जानते हैं उसको। समझ आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। अब देखिए, फैराडे ने अपने प्रथम नियम में ये बताया, फैराडे ने अपने प्रथम नियम में क्या बताया, एक बार ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। उसने ये कहा कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और जिसका परिमाण, यानी उस प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यहाँ पे फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर लिख दीजिएगा, उसके बराबर होता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम भी आप बना सकते हैं कि भाई ये एक कुंडली है, ठीक है, अब इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, बहुत सारी बल रेखाएं इस कुंडली से होकर गुजर रही हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। तो जब चुंबकीय फ्लक्स में इस कुंडली से बद्ध परिवर्तन होगा तो इसमें क्या हो जाएगी बच्चों? एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा, और वो विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए, अब यहाँ पे आप एक चीज लिखेंगे, ये लिखने के बाद आप यहाँ पे एक डैश 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 करके लिखेंगे, और वो बात क्या लिखेंगे? यदि डेल्टा टी समय में कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन डेल्टा फाई हो, मैं ही लिख देता हूं, यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? या आप लिख लीजिएगा बच्चों, लिखूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, यदि डेल्टा टी समय में कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई हो, तब ई बराबर माइनस डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी। ये फैराडे का कथन था। और यदि यहाँ पे और लिखेंगे आप, यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल एन हो, तब विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? ई बराबर, तब विद्युत वाहक बल क्या होगा? यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल एन हो तो विद्युत वाहक बल ई बराबर माइनस एन और डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ये सर ऋणात्मक चीज क्या प्रदर्शित करती है? तो दिमाग लगाइए बच्चों और मुझे बताइए कि ये ऋणात्मक चिन्ह क्या प्रदर्शित करती है। तो ऋणात्मक चिन्ह ये प्रदर्शित करती है कि ये जो कुंडली है ना, ये कुंडली में ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल ई उत्पन्न हो रहा है, ये फ्लक्स परिवर्तन के विरोध करता है।
ये फ्लक्स परिवर्तन जो हो रहा है उसका विरोध करता है ये प्रेरित विद्युत वाहक बल E। समझ आया इतनी बात? इतनी बात समझ आई तो बहुत बढ़िया बात है। जल्दी से बता दीजिए सभी बच्चे, इतनी बात समझ आ गई? देखिए, और अब आप यहां पे लिख सकते हैं कि यदि इस कुंडली को हम किसी बंद परिपथ से जोड़ दें जिसका प्रतिरोध क्या है, कैपिटल आर हो। यहां पे मैं एक और स्लाइड बच्चों ले लेता हूं ताकि और बेहतर तरीके से आपको समझ आए। तो यहां पे हम लिखेंगे क्या, हम यहां पे ये लिखेंगे कि यदि कुंडली को, ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे बच्चों कि यदि इस कुंडली को, यहां से अब हम डायरेक्ट यहां पे चलेंगे, तो यहां पे हम लिखेंगे यदि इस कुंडली को किसी बंद परिपथ से जोड़ने पर, किसी बंद परिपथ से जोड़ें, बंद परिपथ से जोड़ें जिसका प्रतिरोध कैपिटल आर हो, तब क्या होगा बच्चों? तब क्या होगा जल्दी बताइए। यदि उस कुंडली को जिससे फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है उसको हम अगर एक किसी ऐसे परिपथ से जोड़ दें जिसका प्रतिरोध R हो, तब उस परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी? तब परिपथ में प्रवाहित धारा, और धारा का सूत्र भी आपको मिल जाएगा, तो वो हो जाएगा बच्चों कितना, I बराबर E और बटे में कैपिटल R। ये फॉर्मूला आप किरचॉफ के नियम से जानते होंगे कि विद्युत वाहक बल और प्रतिरोध का अनुपात धारा होती है। अब E का मान समीकरण नंबर 1 से रखने पर, इसको मान लीजिए बच्चों समीकरण नंबर 1 इसको मान लीजिए। तो E का मान, स्मॉल e का मान समीकरण नंबर 1 से रखने पर, तो यहां पे लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 से जब रखेंगे तो I का मान कितना आ जाएगा, I बराबर E बटे में कैपिटल R बराबर E का मान रखिए तो -n डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी और इंटू 1/r। समझ आया? ये कैसे आया है, सबको समझ आया कि नहीं? जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो इसको और हम कंबाइन करें, इसको और अच्छे तरीके से अगर व्यवस्थित करें इस फॉर्मूले को, तो उस कुंडली में प्रवाहित धारा I बराबर कितनी हो जाएगी, -n/r और इंटू डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी। समझ आया? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है जिसको आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, ये है फैराडे का प्रथम नियम, जो कि इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E का भी मान हमने इससे निकाल लिया, और इस कुंडली में जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी उसका भी मान हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये है फैराडे का प्रथम नियम, जिसको आप विद्युत वाहक बल का नियम भी कहते हैं। ये फैराडे का प्रथम नियम न जाने कितनी बार बच्चों आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो इसका शॉर्ट रिवीजन मैंने करा दिया आपको। अब इसको तैयार करने की जिम्मेदारी आपकी है। अब हम चलते हैं बच्चों क्या, फैराडे के विद्युत वाहक बल संबंधी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी द्वितीय नियम पर। कौन से नियम पे? द्वितीय नियम पे। तो यहां पे मैं लिख भी देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। द्वितीय नियम, और इसको हम लेंज का नियम भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? लेंज का नियम भी हम इसको कहते हैं। और इसको सिर्फ आप परिभाषा के रूप में याद रख लीजिए, 2 लाइन की परिभाषा है, और ये भी लगभग 5-6 बार आपके एग्जाम में पूछा गया है 2 नंबर में कि लेंज का नियम लिखिए। तो आप लिखेंगे कि किसी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है, ये आप याद कर लीजिए बच्चों।
वो क्या है कि किसी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि वो हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, और इसे लेंज का नियम कहते हैं। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसके साथ आप याद रखिएगा कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। कौन से संरक्षण पर बच्चों? तो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। समझ आया सबको? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो फैराडे का दोनों नियम को मैंने अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। इससे क्वेश्चंस आपके बोर्ड और सीयूईटी दोनों में पूछे जाएंगे। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। आगे चलते हैं और अगला आपका टॉपिक है क्या? प्रेरित धारा, प्रेरित आवेश और प्रेरित विद्युत वाहक बल। सो एक चीज बच्चों आप याद रखेंगे कि जैसे ही कोई कुंडली आप लें, कोई भी कुंडली अगर आप लेते हैं जिसमें बहुत सारे फेरे होते हैं, सो इस कुंडली को जब आप किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, इस कुंडली से अगर आप बहुत सारी बल रेखाओं को गुजारते हैं तो इस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। इस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? डेल्टा फाई में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो जब परिवर्तन होगा डेल्टा फाई में, तो इस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल ई उत्पन्न हो जाएगा। इस कुंडली में क्या हो जाएगा बच्चों? एक विद्युत वाहक बल ई उत्पन्न हो जाएगा, और इसी विद्युत वाहक बल के कारण इस कुंडली में एक धारा प्रवाहित होने लगती है। तो ये उत्पन्न हुए विद्युत वाहक बल को हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इस विद्युत वाहक बल के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है इस पूरी कुंडली में, उसको प्रेरित आवेश कहते हैं। और आवेशों के चलने से जो धारा बहती है उसको हम प्रेरित धारा कहते हैं। तो सिंपल एक डायग्राम में आपने इस तीनों का परिभाषा अच्छे तरीके से समझ लिया। आपके एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड परिभाषा आता है तो आप इसको लिख सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आगे हम बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों आपका कि फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या है? फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या है? जरा जल्दी बताइए। दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स। तो फ्लेमिंग ने यह बताया बच्चों कि दाएं हाथ के अंगूठे और पास की दो उंगलियों को आपको इस तरीके से व्यवस्थित करना है कि ये तीनों परस्पर लंबवत रहें। ये और ये तीनों क्या हों? परस्पर लंबवत हों। सो ऐसी स्थिति में ये जो अंगूठा है वो चालक के गति की दिशा को प्रदर्शित करेगा। यहाँ पे देखिए, ये अंगूठा क्या करेगा बच्चों? चालक के गति की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है। और पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ये वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। और ये जो बीच वाली उंगली है, ये बीच वाली उंगली क्या करेगी बच्चों? प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। सो अगर हम इस दाएं हाथ के हथेली को या दाएं हाथ के इन तीनों उंगलियों को इस तरीके से फैलाएं कि ये तीनों परस्पर लंबवत हों, ऐसे देख सकते हैं तीनों लंबवत है बच्चों। तीनों जब एक दूसरे के लंबवत होंगे तो ये चालक के गति की दिशा को दर्शाएगी, ये प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाएगी, और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। यही बात ऊपर लिख दिया गया है। और एग्जाम में 2 नंबर और 3 नंबर में इस टाइप का क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि बताइए फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से आप क्या समझते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से क्या क्या समझते हैं। तो आप लिखेंगे कि यदि हम दाएं हाथ के अंगूठा और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को, यदि हम दाएं हाथ के अंगूठा और पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वे एक दूसरे के लंबवत हों, तो जो पहली उंगली है बच्चों वो किसको प्रदर्शित करेगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। अंगूठा चालक के चलने की दिशा को प्रदर्शित करेगा, और जो बीच वाली उंगली है वो प्रेरित धारा की दिशा बताएगी। यही है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। समझ आया? और अगर आपको चित्र बनाना होगा, तो वैसे तो बच्चों मेरा चित्र उतना बढ़िया नहीं है क्योंकि मैं ठहरा साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं आपके लिए कि मैं अच्छे तरीके से आपको
अच्छे तरीके से एक बन जा भाई, बेइज्जती मत करवाना। तो ये है, समझ रहे बात। 2 2 4 2 6 7 उंगली कैसे हो गया भाई? ये 2 होना चाहिए और बचा। देखिए कह रहा हूं ना कि बेइज्जती हो जाएगी, हो ही गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2, ऐसे तरीके से आप निकाल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। तो ये है आपका, ये तीनों जो है वो एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण बनाते हुए आपको दिख रहे हैं। तो ये वाली जो उंगली है वो चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करेगी, चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करेगी। और ये वाली जो उंगली है बच्चों, ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। और ये वाली जो उंगली है बच्चों, ये प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी, प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाएगी। तो इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ भी आ गया है। आगे चलते हैं बच्चों और नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को टच करते हैं, और वो टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में प्रेरित विभवांतर क्या होगा। एक समान अगर चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें कोई चालक जो है वो गति कर रहा है, तो उस चालक में प्रेरित विभवांतर कैसे निकालेंगे, ये एक डेरिवेशन है बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जल्दी बताइए कैसे निकालेंगे, किसी को कोई आइडिया? बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज बताइए बच्चों, इसका इसका इस टॉपिक का नाम आपने सुना था कभी? इस टॉपिक का नाम सुना था? चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए कैसे इसमें एक हम डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे बच्चों, और वो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। एक समान चुंबकीय क्षेत्र को आप ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं बच्चों, क्रॉस से, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र को बच्चों हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं तीर के द्वारा। तो अगर आप पीछे से ऊपर लंबवत से देखेंगे ऊपर से, तो ये वाला हिस्सा आपको दिखेगा, तो क्रॉस टाइप का दिखेगा। ठीक है, तो क्रॉस टाइप का दिखेगा, तो हम यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र को ऐसे प्रदर्शित कर रहे हैं। मान लीजिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र ये है, ठीक है, और इसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक को रखा गया है। इसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या किया गया है बच्चों, एक चालक को रखा गया है। तो हम इसमें एक चालक को रख देते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है ये, और इसमें हमने एक चालक को रख दिया है, और मान लेते हैं कि वो चालक की लंबाई क्या है, L है। इस चालक को हमने इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा, और इस चालक की लंबाई कितनी है, L है। ठीक है बच्चों, हाँ जी। तो इस चालक में इस चालक को चुंबकीय क्षेत्र में अगर गतिमान किया जाता है, यानी वेग v वेग से चलाया जाता है, तो प्रेरित विभवांतर हम कैसे निकालेंगे, कौन बताएगा? प्रेरित विभवांतर कैसे निकालेंगे? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखिए होता क्या है, सबसे पहले आप इसके कॉन्सेप्ट को देखिए। यहाँ पे लिखेंगे कुछ भाषा कि माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में एक L लंबाई के चालक तार को रखा गया है। इस चालक तार को, यहाँ पे हम भाषा बच्चों कैसे लिखेंगे वो मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में एक L लंबाई के चालक तार को रखा गया है, ठीक है, और इसे चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत v वेग से चलाया जाता है। अतः चालक में उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी v वेग से गति करेंगे। आप सभी को पता है कि किसी भी चालक में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसी भी चालक में क्या होता है बच्चों, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक चालक है, इसमें यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ 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 यहाँ, पूरा चालक मुक्त इलेक्ट्रॉन से भरा होता है। तो एक चालक में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब इस चालक को हम चुंबकीय क्षेत्र में चलाएंगे v वेग से, तो इस चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन्स भी जो है वो v वेग से चलने लगेंगे।
है कि नहीं। तो अब किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो उस पर एक बल लगता है, और आपको वो बल निकालने के लिए मैंने एक चुंबक वाला चैप्टर पढ़ाते समय बताया था कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण जब गति करता है तो उस पर बच्चों एक लॉरेंज बल काम करता है, याद है कि नहीं। तो उस पर जो बल कार्य करेगा वो एक लॉरेंज बल कार्य करेगा, और जो इस चालक में आवेशित इलेक्ट्रॉन्स हैं, चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस पर लगने वाला बल जो होगा वो क्या होगा, तो यहां पे लिखेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित या चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, चुंबकीय क्षेत्र में चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल, मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल लॉरेंज बल से क्या हो जाएगा, F बराबर EVB, आपको पता है। और जब लंबवत गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जब कोई चालक गति कर रहा है तो EVB साइन थीटा, और साइन थीटा का मान 90 डिग्री है क्योंकि लंबवत गति कर रहा है, तो वो जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा EVB, सिर्फ क्या हो जाएगा बच्चों, EVB हो जाएगा। समझ आया। और इसी बल के कारण ये जो चालक का P सिरा है और ये चालक का Q सिरा है, तो इस बल के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र इस आवेशित कणों पर बल लगा रहा है, इसके कारण जितने भी आवेश हैं सब P सिरे से Q सिरे की ओर चलने लगेंगे। और इन आवेशों के चलने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं चालक में, अगर वो P सिरे से Q सिरे की ओर चलने लगेंगे तो P सिरा धनावेशित हो जाएगा और Q सिरा ऋण आवेशित हो जाएगा, क्योंकि Q सिरे की ओर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जिधर जाएंगे उधर नेगेटिव चार्ज होगा। सो Q सिरा नेगेटिव और P सिरा पॉजिटिव हो जाएगा, और चालक में विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, एक सिरा पॉजिटिव एक सिरा नेगेटिव। इसका मतलब क्या, इस चालक में विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, और विभवांतर उत्पन्न हो गया तो चालक के चारों ओर विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर है तो मुझे बताइए। तो चले हम चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक को लेके, और इस चालक में इलेक्ट्रॉनों के गति के कारण इसमें वैद्युत क्षेत्र E स्थापित हो गया, ठीक है। अब वैद्युत क्षेत्र E स्थापित हो गया तो वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कणों पर लगने वाला बल कितना होता है, QE। वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा बच्चों, QE हो जाता है। और जब यह चुंबकीय बल ये वैद्युत बल के बराबर हो जाएगा, चुंबकीय बल जो आपका आया है EVB, और ये जो वैद्युत बल आवेशित कणों पर वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल कितना हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल F बराबर QE हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, QE। आपको मैंने सबसे पहले चैप्टर में ही बताया था। तो ये है चुंबकीय बल F मैग्नेटिक, और ये है इलेक्ट्रिक बल FE। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आया। तो अब आप देखिए खेल क्या होता है। तो जब ये चुंबकीय बल और वैद्युत बल आपस में बराबर हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों का गमन रुक जाएगा। जब ये चुंबकीय बल F बराबर EVB और F बराबर QE वैद्युत बल आपस में बराबर हो जाएंगे तो इस चालक में इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है वो रुक जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे FB बराबर FE लिख देंगे और दोनों की वैल्यू रख दीजिए। तो FB की वैल्यू है EVB बराबर QE। समझ आया, QE। और ये Q क्या है, आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको भी आप E लिख सकते हैं। इसको भी क्या लिख सकते हैं, E। इस Q की जगह पे क्या लिख सकते हैं, E, क्योंकि आवेश क्या है भाई, वही इलेक्ट्रॉन्स है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका आवेश, इलेक्ट्रॉन पे आवेश E होता है। अब आप देख सकते हैं कि E से E कट गया, E से क्या कट गया बच्चों, E कट गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, VB बराबर E।
और आप जानते हैं कि अगर L लंबाई के चालक को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए और उस चालक के सिरों के बीच का विभवांतर V हो, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं तब वैद्युत क्षेत्र E बराबर V/L होता है। E बराबर V/L होता है। और इस वाले समीकरण में E का मान पुट करेंगे तो ये V जो है वो वेग है आवेशित कण का, और इंटू B बराबर कैपिटल V और बाई L। तो ये विभवांतर है, ये वाला विभवांतर है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V/B/L। और यही है किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित चालक में प्रेरित विभवांतर का सूत्र V बराबर V/B/L, जहां ये V आवेशित कण यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग है, ये B चुंबकीय क्षेत्र है और ये L चालक की लंबाई है, और ये जो V है ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक पर प्रेरित विभवांतर का सूत्र है। समझ आया? बहुत बढ़िया। ये डेरिवेशन है जो आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है। मैंने इसको शॉर्टकट में आपको समझा दिया इसलिए ताकि समय कम होने के कारण भी आप पूरी चीज अच्छे से समझ जाए। अब हम चलते हैं बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, और वो टॉपिक है स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन इसको हम नाम देते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं बच्चों, सेल्फ इंडक्शन, और हिंदी में स्वप्रेरण कहते हैं। इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे तब आपको ज़्यादा समझ आएगा, और उसके बाद कुछ परिभाषा, कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको चित्र बनाता हूँ और उसके बाद हम इसका डेरिवेशन करना शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों? ओके, तो चित्र कैसे बनेगा भाई? चित्र ऐसे बनेगा। ऊपर मैं छोटा सा एक चित्र बना देता हूँ, ध्यान दीजिएगा चित्र कैसे बन रहा है। ये एक कुंडली है बच्चों, और इस कुंडली को सबसे पहले हम एक सेल से जोड़ते हैं, और उसके बाद इसमें हम परिवर्ती प्रतिरोध जोड़ देते हैं। परिवर्ती क्या जोड़ देते हैं बच्चों? प्रतिरोध जोड़ देते हैं, और इसको हम कुंडली के दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं। अब होता क्या है बच्चों कि जब इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, यानी इस कुंडली से बद्ध बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती हैं, तो कुछ कमाल का होता है। और फैराडे ने यह बताया कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और धारा बहने लगती है। सो स्वप्रेरण की डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे कि जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, या इस कुंडली में धारा बंद की जाती है, या इस कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में इस कुंडली में इस फ्लक्स परिवर्तन के कारण अपने आप एक प्रेरित धारा, सेल्फ करंट उत्पन्न हो जाती है, और जो मुख्य धारा, जो मेन करंट है, उसी का विरोध करने लगती है, वो सेल्फ करंट। तो इसी को हम कहते हैं, इसी घटना को कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और मतलब मुख्य धारा उत्पन्न हो जाती है, और वो प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है जो मुख्य धारा का विरोध करती है, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को हम क्या कहते हैं? स्वप्रेरण कहते हैं। यानी कि जैसे ही इस कुंडली से होकर बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं गुजरी, तो ऐसी स्थिति में इस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया, और उसी प्रेरित विद्युत वाहक बल से एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई, और वो जो उत्पन्न हुई प्रेरित धारा है वो इस वाले सेल से उत्पन्न धारा यानी कि जो मुख्य धारा है उसी के विरोध में वो धारा चलने लगी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को हम क्या कहते हैं? स्वप्रेरण। यानी कि इस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण अपने आप इस कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं? स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, समझ आई बात बच्चों? ये परिभाषा अगर आपको समझ आ गया चित्र के माध्यम से, तो डेरिवेशन आपके लिए मक्खन हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए बच्चों, यदि कुंडली में यहाँ पे अब यहाँ से नीचे की तरफ से लिखेंगे, यहाँ पे डैश 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 करके, कि यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N है, यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N है, और इस कुंडली में I धारा प्रवाहित करने पर इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन पाई हो रहा है, तब ऐसी स्थिति में इस कुंडली में
फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या जो होगी वो कितना हो जाएगी, फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या जो इस कुंडली में फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या होगी वो होगी बच्चों क्या, N1 इंटू आई वन, N1 इंटू फाइव सॉरी N1 इंटू फाइव। और ये क्या हो जाएगा, ये समानुपाती हो जाएगी इस कुंडली में प्रवाहित धारा के। तो N1 इंटू फाइव इज समानुपाती आई। तो अब इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो क्या होता है, N1 फाइवन बराबर एल आई। तो यहां पे कर देंगे L बराबर N1 फाइव और बटे में आई। ये L क्या है बच्चों, L एक नियतांक है जिसको हम स्वप्रेरण L एक नियतांक है जिसको हम स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। समझ आया इतनी बात। L एक नियतांक है जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक हेनरी होता है। यहां पे लिख दीजिएगा, इसका मात्रक L का मात्रक हेनरी होता है। क्या होता है, हेनरी होता है। इसका मात्रक हेनरी होता है। स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक क्या होता है बच्चों, हेनरी होता है। और अब बचे हुए हिस्से को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक क्या होता है बच्चों, हेनरी होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अच्छा जी, इतनी चीजें आपको समझ आ गई। तो अब क्या करेंगे, अब इसमें कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है बच्चों, यदि कुंडली में डेल्टा टी समय अंतराल में फ्लक्स परिवर्तन डेल्टा फाइव हो, यहाँ पे लिखेंगे हम, यदि कुंडली में डेल्टा टी समय में फ्लक्स परिवर्तन डेल्टा फाइव हो तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल जो E होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, -n डेल्टा फाइव बटा डेल्टा टी। ठीक है बच्चों, ठीक है बात कि नहीं, बिल्कुल सही है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, इस डेल्टा को बाहर निकाल लें तो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा माइनस डेल्टा और N फाइव, और N फाइव को, ये कुंडली एक है तो इसलिए N1 फाइवन यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, समझ आया। और बटे में डेल्टा टी है तो बटे में डेल्टा टी लिख देंगे। अब आप जानते हैं कि N1 फाइवन को हम क्या लिख सकते हैं, LI लिख सकते हैं बच्चों, LI लिख सकते हैं। तो E बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा LI और बटे में डेल्टा टी। अब अगर L को बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस L और इंटू डेल्टा आई और बटे में डेल्टा टी। और डेल्टा आई बटे में डेल्टा टी क्या होता है, जल्दी बताइए, कौन बताएगा। डेल्टा आई बटे में डेल्टा टी, जल्दी बताइए। कुछ नहीं होता है। आप यहाँ पे अब इस L का मान निकाल सकते हैं। L बराबर क्या हो जाएगा, माइनस E है यहाँ पे पहले से, ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा, और बटे में डेल्टा आई और बटे में डेल्टा टी। ये है स्वप्रेरण गुणांक का फॉर्मूला। स्वप्रेरण गुणांक का फॉर्मूला क्या है बच्चों, L बराबर माइनस E बटे में डेल्टा आई बटा डेल्टा टी। और ये है पूरा का पूरा आपको डेरिवेशन जिसको आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका परिभाषा याद कर लेना है कि स्वप्रेरण गुणांक का परिभाषा क्या है, इसके डेरिवेशन को याद कर लेना है, और उसके बाद लास्ट में स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा को भी आपको याद कर लेना है। सो अगर आप इस वाले फॉर्मूले को अच्छे से देख लेते हैं तो स्वप्रेरण गुणांक का जो फॉर्मूला मैं बताऊंगा आपको वो आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। सो एक बार बताऊं बच्चों, जल्दी बताऊं, बताइए। देखिए यहाँ पे आप इस स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व उस कुंडली के उस विद्युत वाहक बल E के मान के बराबर होगा जिस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। यानी किसी कुंडली में अगर डेल्टा आई बटा डेल्टा टी का मान 1 हो तो उस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक और स्वप्रेरकत्व उस कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल के मान के बराबर होगा। अब इससे आसान क्या चाहिए बच्चों, एकदम फॉर्मूला के आधार पर स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा आ गई है। और ये स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा आपके एग्जाम में
कई बार पूछी जा चुकी है। और एक चीज़ और बच्चों कि ये जो आपका फॉर्मूला है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आया है, तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखेंगे। स्वप्रेरणा गुणांक क्लियर? क्लियर बच्चों, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब हम चलते हैं एक और कॉन्सेप्ट की तरफ जो है अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अन्योन्य प्रेरण गुणांक एकदम स्वप्रेरण गुणांक की तरह ही है, लेकिन बस इसमें आपको क्या याद रखना है कि इसमें दो कुंडलियां बनेंगी। कितनी कुंडली बनेगी बच्चों? दो कुंडली बनेगी, और स्वप्रेरण गुणांक में सिर्फ एक ही कुंडली बन रही थी। सो अब आइए अन्योन्य प्रेरण गुणांक को हम अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है? तो देखिए, इसको समझने के लिए हम करेंगे क्या, हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम बनाएंगे। और जो पहला डायग्राम होगा, जो प्राथमिक कुंडली होगी वो एकदम स्वप्रेरण गुणांक की तरह होगी। ये हो गई आपकी प्राथमिक कुंडली। ये हो गई प्राथमिक कुंडली जिसमें ये है परिवर्ती प्रतिरोध, ये है आपका एक सेल, और ये है कुंडली जिसमें फेरों की संख्या मान लीजिए n है। और इसी के साथ इसी के सटे हुए जगह पर एक गैल्वेनोमीटर के द्वारा, धारामापी के द्वारा एक और कुंडली जोड़ दी जाती है जिसमें कोई भी बैटरी नहीं लगी होती है, वो बस इसके साथ रख दी जाती है, ठीक है? वो बस क्या होती है बच्चों, इसके साथ रख दी जाती है। अब होता क्या है, होता क्या है कि जब इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब यहां से मैग्नेटिक लाइंस को गुजारा जाता है, जब यहां से मैग्नेटिक लाइंस को गुजारा जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, पास रखे हुए इस कुंडली से भी मैग्नेटिक लाइंस गुजरती हैं। सो जैसे ही इसके कुंडली से बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती हैं, तो इस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण धारा बहने लगती है। लेकिन बच्चों, मजे की बात तो ये है कि इस कुंडली के साथ साथ इस कुंडली में भी धारा बहने लगती है। इससे धारामापी में विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, और ये विक्षोभ ये प्रदर्शित करता है कि इस कुंडली में भी धारा उत्पन्न हो गई है। तो पढ़िए परिभाषा एक बार अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जब दो कुंडलियों को पास पास रख के कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, या धारा बंद की जाती है, या धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो दूसरी कुंडली में भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और इस घटना को हम क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। होता क्या है कि जब भी हम इसमें धारा उत्पन्न करेंगे, आपको एक कॉन्सेप्ट पहले से पता है कि किसी तार में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो जैसे ही हम यहाँ से धारा प्रवाहित करेंगे इस कुंडली में, या धारा बंद करेंगे, या धारा के मान में परिवर्तन करेंगे, तो इस कुंडली में हम धारा दे रहे हैं, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होने के कारण चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन दोनों कुंडलियों में हो रहा है। तो दोनों कुंडलियों में फ्लक्स परिवर्तन के कारण इस कुंडली में भले से हम धारा दे रहे हैं, लेकिन इस कुंडली में भी धारा आ जा रही है, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। कि इसमें धारा परिवर्तन करेंगे, या धारा बंद करेंगे, या धारा के मान में बदलाव करेंगे, तो इसमें भी धारा का मान परिवर्तित हो जा रहा है, इसमें भी धारा उत्पन्न हो जा रहा है, और इसी घटना को हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। इसका डेफिनेशन कैसे करेंगे बच्चों? बहुत ही ज़्यादा सिंपल है इसका डेफिनेशन भी। अगर आप ध्यान देते हैं तो मैं इसको भी आपको सिखा दूंगा। आपको सबसे पहले कुछ बातें यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी इसके अलावा, और वो जो बात आप लिखेंगे वो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से आप सुन लीजिए। वो लिखेंगे कि माना द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या n2 है। ये जो दूसरी कुंडली है बच्चों, इसमें मान लेते हैं कि ये जो फेरों की संख्या है वो क्या है, n2 है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम ये लिखेंगे कि यदि प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो द्वितीय कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ2 हो जाता है। तब कुल फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या कितनी हो जाएगी, n2 φ2 हो जाएगी। मतलब जब इस प्राथमिक कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इस धारा के कारण इस कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं गुजरने लगती हैं, और ये चुंबकीय बल रेखाएं दूसरी कुंडली से भी गुजरती हैं। दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या अगर n2 है तो इनसे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φ2 होगा। तो ऐसी स्थिति में फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहां पे लिखेंगे फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या, फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या, फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, तो फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या हो जाएगी आपकी n2 φ2, और वो किसके समानुपाती होगी, वो भी धारा के समानुपाती होगी। ठीक है,
बच्चों प्रोपोर्शनलिटी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो नियतांक लगता है। N2 φ2 बराबर क्या हो जाएगा, mi इस बार कर देंगे, और ये जो m है वो क्या होगा, यहाँ पे हम इसको बंद कर देते हैं या फिर यहाँ पे लाके बंद कर देते हैं, m बराबर N2 φ2 और बटे में i, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि जहाँ m बराबर अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक है, जहां m क्या है बच्चों, अन्योन्य प्रेरण गुणांक है, या हम इसको अन्योन्य प्रेरकत्व भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यदि डेल्टा टी समय में इस कुंडली से बद्ध फ्लक्स परिवर्तन डेल्टा फाई हो, तो ऐसी स्थिति में इस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस n डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी, माइनस n डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी। अब इसमें से बच्चों इस डेल्टा को बाहर लेके आइए, तो ये हो जाएगा E बराबर, इस द्वितीय कुंडली के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, E बराबर हो जाएगा माइनस डेल्टा और N2 φ2 कर दीजिए, क्योंकि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या n है, फ्लक्स परिवर्तन φ2 है, और बटे में डेल्टा टी, और N2 φ2 बराबर क्या है बच्चों, mi है। यहाँ पे लिख देंगे E बराबर माइनस डेल्टा mi और बटे में डेल्टा टी, m को बाहर निकाल लीजिए बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस m डेल्टा i बटा डेल्टा टी। तो यहाँ से अगर m का आप निकालेंगे अन्योन्य प्रेरण गुणांक का फॉर्मूला, तो m बराबर हो जाएगा माइनस e बटे में डेल्टा i बटे में डेल्टा टी। ये आपका अन्योन्य प्रेरण गुणांक का सूत्र है, और इस सूत्र के माध्यम से आप इसकी परिभाषा भी याद रख सकते हैं। तो इस सूत्र के माध्यम से परिभाषा क्या होगा बच्चों, परिभाषा ये होगा कि किसी भी कुंडली का अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व उस कुंडली के, यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि, ध्यान से पढ़िएगा, दो कुंडलियों के बीच, चूंकि दो कुंडली है तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, दो कुंडली, तो दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के उस संख्यात्मक मान के बराबर होगा जो प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होगा। इन दोनों कुंडलियों के बीच जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक m या अन्योन्य प्रेरकत्व द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के उस संख्यात्मक मान के बराबर होगा जो प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर अर्थात डेल्टा आई बटा डेल्टा टी के एकांक होने पर उत्पन्न होगा। अर्थात अगर प्राथमिक कुंडली में डेल्टा आई बटा डेल्टा टी का मान 1 हो, तो ऐसी स्थिति में ये जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व m है, ये द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। ये आपको याद रखना है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसको मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा दिया जाए, एग्जाम टाइम है। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। याद रखने वाली बात है, इससे रिलेटेड फॉर्मूला भी आएगा, इसकी परिभाषा भी आएगा, इसकी परिभाषा आएगा, और ये दोनों डायग्राम बनाने को आ सकता है। समझ आया? अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो है लास्ट टॉपिक आपका भंवर धाराएं। भंवर धाराएं क्या होती हैं, एक बार जल्दी से समझ लीजिए, क्योंकि हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। सो भंवर धाराओं को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भंवर धाराएं क्या हैं, यदि किसी धातु की मोटी प्लेट को चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील किया जाता है, कोई भी चुंबकीय क्षेत्र में, मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों, ठीक है, और इस चुंबकीय क्षेत्र में धातु की मोटी प्लेट को, धातु की एक मोटी सी प्लेट को क्या करते हैं, v वेग से गतिशील कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस प्लेट से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो उस प्लेट में एक बहुत ही प्रबल प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, और उसी धाराओं को हम कहते हैं भंवर धाराएं। इनका मान इतना ज़्यादा होता है कि भंवर धाराओं से उत्पन्न ऊष्मा धातुओं को पिघला सकती है, इतना ज़्यादा इसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है इन धाराओं के कारण। और तो और ये प्रबल भंवर धाराएं जो होती हैं वो ट्रेन के पहियों की गति को भी रोक सकती हैं, इतनी ज़्यादा इसकी वैल्यू होती है। तो इसको याद रखेंगे कि यदि किसी धातु की मोटी प्लेट को चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील किया जाता है तो प्लेट से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इसमें एक प्रबल धारा उत्पन्न हो जाती है, जो
भंवर धाराओं के रूप में जानी जाती है। इतनी बात समझ आई? तो ये परिभाषा इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अब आइए बच्चों कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, वरना आप बुरा मान जाएंगे कि सर केवल परिभाषा बता के चले गए, केवल डेफिनेशन और डेरिवेशन कराए, क्वेश्चन नहीं कराए। तो सबसे पहला क्वेश्चन, एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 1 वेबर हो जाता है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। 1 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। सो सबसे पहले तो हम देखते हैं बच्चों कि गिवन क्या क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन में गिवन दैट देखते हैं कि क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे डेल्टा टी का मान दिया गया है कितना, 0.1 सेकेंड, और इसमें कितना हो जा रहा है, 1 वेबर हो जा रहा है, यानी डेल्टा फाई बराबर कितना हो जा रहा है, 1 वेबर हो जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब क्या होगा, कुंडली में विद्युत वाहक बल ई का मान कितना होगा, तो आपको पता है बच्चों फैराडे के दूसरे नियम से ई बराबर माइनस डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी। तो ई बराबर डेल्टा फाई का मान है 1 और डेल्टा टी का मान है 0.1, दशमलव हटाएंगे तो 10 हो जाएगा। ई बराबर -10 वोल्ट आपका आंसर आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, समझ रहे हैं बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ये लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर xt² है, जहां t बराबर 3 पर प्रेरित विद्युत वाहक बल E 9 वोल्ट हो जाता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। 1 नंबर में 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। टाइम हो चुका है बच्चों, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करा रहा हूं, क्योंकि दूसरे टीचर की भी क्लास है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दिया जाता है, E बराबर माइनस डेल्टा फाई डी फाई बटा डी टी, ये दिया जाता है। अब फाई का मान आपको दिया गया है xt² और ई का मान दिया गया है 9, तो 9 बराबर हो जाएगा आपका -d और xt² और बटे में dt। टी के सापेक्ष अगर इसको अवकलन करेंगे तो 9 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा x माइनस में x और इंटू 2t। t² का अवकलन कितना होता है, 2t होता है। ठीक है बच्चों, तो अब x का मान आपको निकालना है और t का मान 3 दे दिया गया है। यहाँ पे लिखेंगे 9 बराबर -x इंटू टी का मान कितना दिया गया है, 3, 3 दूनी के 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 9 बटा 6 माइनस 9 बटा 6। यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे -9 बटा 6, 3 दूनी के 6, 3 के 9, तो x बराबर -3 बटा 2। आया समझ में, कैसे आया, समझ में आया बच्चों कैसे हुआ, x बराबर -3 बटा 2 कैसे हुआ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में आने वाला ये क्वेश्चन है। ठीक है, -3 बटा 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 1.5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चला जाए। आगे क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि किसी कुंडली का क्षेत्रफल a बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, इसमें 500 फेरे हों, यदि कुंडली के तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.1 सेकंड में 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर से घटकर 0 हो जाता है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का औसत मान ज्ञात कीजिए। और कुंडली के तार का प्रतिरोध अगर 10 ओम हो तो प्रेरित धारा का मान ज्ञात कीजिए। 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 19, 16 और 14 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस किस चीज का मान दिया गया है। कुंडली का क्षेत्रफल a बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी बच्चों। 500, n बराबर 500, ठीक है, लंबवत है यानी थीटा बराबर 90 डिग्री, और डेल्टा टी का मान है बच्चों कितना, 0.1 सेकेंड, और डेल्टा फाई बराबर फाई1 बराबर कितना है, 0.2, और फाई2 बराबर कितना है, 0। ठीक है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा, आराम से निकाल सकते हैं। E बराबर माइनस डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी, फाई बराबर हो जाता है आपका फाई2 माइनस फाई1 माइनस n डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी आप लिखेंगे, तो फाई बराबर हो जाएगा फाई2 माइनस फाई1 और बटे में डेल्टा टी कर देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, और I बराबर प्रेरित धारा निकालेंगे, तो I बराबर क्या हो जाता है, E बटा R।
आई बराबर क्या हो जाता है बच्चों, ई बटा आर। तो वहां से भी आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसका टोटली आंसर अगर मैं बताऊं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दे देंगे, क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व आसानी से। आप यहाँ पे सबसे पहले तो फ्लक्स का मान निकालिए। डेल्टा फाई का मान कैसे निकालेंगे, डेल्टा फाई का मान अगर आप निकालेंगे तो फाई बराबर क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। अभी क्वेश्चन में मैंने कराया था फ्लक्स। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डेल्टा फाई बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, बी का मान रखिए। बी का मान क्वेश्चन में कितना दिया गया है, बिल्कुल ये बी का मान है बच्चा, ये फाई का मान नहीं है। ये B1 और B2 बी का मान है, B1 और ये है B2, ठीक है। तो अब फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, थीटा का मान सीधे 90 डिग्री दे दिया तो आप जान गए कॉस 90 का मान 0 होता है, यानी पूरा फ्लक्स 0 हो जाएगा। पूरा फ्लक्स 0 हो जाएगा जब, तो E बराबर -n डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी। और जब फ्लक्स 0 है बच्चों तो ये पूरा विद्युत वाहक बल 0 हो जाएगा। और जब पूरा विद्युत वाहक बल 0 है तो I बराबर E बटा आर, तो ये धारा भी कितनी हो जाएगी, 0। 0 0 0 आंसर 0। समझ आया, ये 3 साल क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बच्चों काफ़ी पूछे जाते हैं। इसी तरीके से सेम क्वेश्चन यही है, इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क के तौर पे देता हूं क्योंकि वो सेम क्वेश्चन है, जैसे वो क्वेश्चन हुआ वैसे ही ये क्वेश्चन होगा। 100 फेरों वाली कुंडली है तो n का मान कितना हो गया, 100। R बराबर कितना हो गया बच्चों, 300 ओम। कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर कितना हो गया, डेल्टा टी का मान कितना है, डेल्टा टी का मान है आपका 0.1 सेकेंड। और फाई का मान कितना है, फाई 1 का मान आपका है 0.6 और फाई 2 का मान है कितना, 0.4। अब डेल्टा फाई का मान आप निकाल सकते हैं फाई 2 माइनस फाई 1 से। और उसके बाद प्रेरित विभवांतर तथा उसके अंदर प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। आसानी से बच्चों निकल सकता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, E बराबर -n डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी से आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल मिल जाएगा। और धारा के लिए I बराबर E बटा आर कर देंगे। आराम से इन दोनों फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ी गई है। कुंडली में संचित ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो एक चीज बच्चों आपको बता देता हूं, कुंडली में संचित ऊर्जा U बराबर होता है एक फॉर्मूला 1/2 LI²। देखिए इस वाले डेरिवेशन को करना मैं भूल गया, लेकिन आप इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि समय के अभाव में जल्दी जल्दी सारे टॉपिक्स भी कवर करने हैं और ये चैप्टर बहुत बड़ा है। तो ये वाला एक बार डेरिवेशन देख लीजिएगा, कुंडली में संचित ऊर्जा, आसानी से आप उसको निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप कार्य निकालेंगे कि कितना कार्य किया जाएगा, dw का मान निकाल लीजिए और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ऐसी स्थिति में पूरी w का मान आ जाएगा और वही किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। तो आपका ये वाला फॉर्मूला निकल के आ जाएगा 1/2 LI²। ठीक है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके बुक में या क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। सो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, R का मान दिया गया है 10 ओम, L का मान दिया है बच्चों 10 हेनरी और V का मान दिया गया है कितना, 50 वोल्ट। संचित ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो I बराबर V बटा आर ओम के नियम से जानते हैं, तो 50 बटा 10 करेंगे 5 एम्पियर आ गया। जब 5 एम्पियर आ गया तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, U बराबर 1/2 इंटू L का मान 10 है, I² यानी 5 गुणे 5। अब करेंगे 5 पचे 25, 2 पचे 10, 5 पचे 25, पचे 125, 125 जूल। समझ आ गया। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो कैसा लगा बच्चों ये वन शॉट, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। मैंने पूरी कोशिश किया कि ये पूरा चैप्टर अर्थात विद्युत चुंबकीय प्रेरण का वन शॉट के जरिए आपको सारे टॉपिक्स कवर कराए जाएं, सारे क्वेश्चंस जिस टाइप से पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कराया जाए। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक ठोकिए और इस वीडियो को शेयर करिए। और इसी तरीके से अगर आप पढ़ना चाहते हैं, लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं, तो डेली मेरी लाइव क्लास शाम को होती है, आप चैनल पर ज़रूर आएँ। मैं रोशन सर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, टेक केयर एंड thank you so much।